जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई आज हम वीडियो नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 2 बीएससी के साथ लेके आ चुके हैं। एल्काइल हैलाइड्स के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। बेसिकली जो प्रिंटेड नोट्स हैं इसके, वो आपको सिस्टमेटिक ढंग से आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको लिंक दोनों कमेंट के अंदर दे दिए जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप क्रोम से भी उनको डाउनलोड कर सकते हैं, नो डाउट। एल्काइल हैलाइड्स RX मीन्स कोई भी एक एल्काइल ग्रुप हो। एल्काइल ग्रुप तो आप समझते हैं, एल्केन, उसके साथ XX हेलोजन। हेलोजन X रिप्रेजेंट हेलोजन। हेलोजन आपके कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। मीन्स ग्रुप नंबर 17 को ही बेसिकली हम क्या बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। ये तो थी बिल्कुल बेसिक से बेसिक बात है जो 8th 9th में बता दी जाती है। हम बात करते हैं MOP पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। आपको शॉर्ट फॉर्म लिखी जाएगी यहाँ पे वीडियो के अंदर ताकि टाइम बचे, लेकिन जो डिटेल है वो आपको PDF नोट्स के अंदर वेरी डिटेल तरीके से लिखा हुआ है इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। सो सबसे पहला जो है वो है हेलोजिनेशन। किससे बनाएंगे आप इसे? हेलोजिनेशन से। हेलोजिनेशन हम पढ़ा चुके हैं आपको पिछले सेमेस्टर में एल्केन में। हम एक बार रिवीजन दे देते हैं कि आपके पास RH है कोई भी, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? Cl2 तो मैंने इसमें क्लोरीन डाला है। आप इसमें जो जर्नल रिएजेंट लिया जाता है वो X2 मतलब कोई भी हेलोजन ले लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट HMu के अंदर डाल दीजिए। मैंने क्लोरीन डाल दिया तो ये क्या करेगा? बेसिकली H को हटा देगा और क्लोरीन लग जाएगा। ये रिएक्शन आगे भी चलती जाएगी अगर हमने जो रिएजेंट है वो किस में डाला है? एक्सेस में डाला है। क्लियर? एक्सेस मतलब लार्ज अमाउंट के अंदर हमने यूज किया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसकी जो सिलेक्शनेशन है कि ब्रोमीन जो है वो क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है और मोर सिलेक्टिव होता है, वो हम एल्केन की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम उस मुद्दे पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आपको इन दोनों की ब्रोमीन और क्लोरीन की क्या जाननी है, आप लोगों को सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी जाननी है, तो आप लोगों को एल्केन की जो है 1 शॉर्ट वीडियो देखनी होगी। क्लियर है? तो इसमें जो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है वो आता है आपका एडिशन, जो हेलोजन एडिशन होता है किसके अंदर? एल्कीन के अंदर, एल्कीन्स के अंदर। एल्कीन्स के अंदर हम क्या करते हैं? कोई भी हेलोजन ऐड करते हैं, लाइक ROH, सॉरी हम एल्कीन ले रहे हैं H2, कोई भी एक एल्कीन लिया अपन हमने, उसमें हमने क्या डाल दिया? HX, कोई भी एक रिएजेंट HX डाल दिया, तो अपने को जो रिएजेंट मिलेगा वो बेसिकली ये मिलेगा। ये एडिशन भी हम लोग एल्कीन के चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं कि ये कौन सा एडिशन है? मार्कोनिको एडिशन है। एंटी मार्कोनी कब होगा? जब HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड डाल दिया जाए। यहाँ पर ये दोनों मेथड्स आपको प्रीवियस वीडियोस में एल्केन और एल्कीन की वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम ज़्यादा उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। सिंपल सी बातें हम उनके अंदर करेंगे। क्लियर है? तीसरी हम बात करेंगे फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से कई मेथड है भाई, कि एल्कोहल से आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रसिद्ध मेथड है वो हेलोजन के एडिशन से ही है, कि हम क्या कर दें? HX डाल दें इसके अंदर। HX करेगा क्या? बेसिकली H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो X करेगा इसके ऊपर, H करेगा इसके ऊपर अटैक। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? कुछ इस प्रकार का अपने को क्या मिलेगा? कंपाउंड मिलेगा। क्लियर? और X नेगेटिव यहाँ पे बच जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है तो ये एटम H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और R के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस R के साथ ये X क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और अपना क्या मिल जाएगा? हेलोजन हैलाइड बन जाएगा। क्लियर है? इस मेथड में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि हम और किस तरीके से बना सकते हैं, अगर हम अल्कोहल के अंदर क्या डाल दें? PX3 डाल दें, तो भी अपने को क्या मिलता है? PX3 मतलब PCl डाल दो, PCl3 डाल दो, PBr3 डाल दो, कुछ भी डाल दो, या फिर ROH के साथ। ये दो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इन दो रिएक्शंस पे जर्नल मैकेनिज्म नहीं, रिएक्शन ही पूछ ली जाती है। जब PX3 डाल दिया और PX5 डाल दिया, बनेगा RX, लेकिन बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? दोनों में RX बनेगा। RX मतलब हेलोजन एल्काइल हैलाइड बनेगा, लेकिन जो इसमें जो अपना बचता है बाय प्रोडक्ट PbO3 बनता है, और इसके अंदर जो बनता है वो PbOX3 बनता है प्लस HX। ये इसके क्या बनते हैं? बाय प्रोडक्ट बनते हैं।
जब हमने क्या डाला, PX3 और PX5 डाला। ये हम अल्कोहल से ही देख रहे हैं कि अल्कोहल से अब तक हमने 3 रिएक्शन देख ली कि जब हम HX रिएजेंट यूज़ करें, जब हम PX3 रिएजेंट यूज़ करें और जब PX5 रिएजेंट आप यूज़ करें। ठीक है, एक और होता है SnX2, SOX2, जिसमें आपने सबसे प्रसिद्ध सुना होगा SOCl2, थायोनील क्लोराइड। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बेसिक सा नाम है, पूछ लिया जाता है कई बार, क्या नाम है, थायोनील क्लोराइड। जब ROH मतलब अल्कोहल के अंदर आप SOX2 डालोगे तो ये बेसिकली क्या करता है, RX बना देता है। क्लियर। लेकिन इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ बेस्ट प्रिपरेशन मानी जाती है, बेस्ट प्रिपरेशन रिएक्शन मानी जाती है किसी भी अल्काइल हैलाइड की। क्यों मानी जाती है, उसका रीज़न क्या है कि RX तो बनेगा लेकिन बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। और ये बाय प्रोडक्ट ऐसा बाय प्रोडक्ट है जो गैस की फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। मतलब अपने को मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलने की बजाय क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड एक मेजर प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये गैस की फॉर्म में आउट हो जाएगा। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, बेस्ट प्रिपरेशन मेथड भी बोल दिया जाता है। क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और रिएक्शन आती है ब्रोमाइड हंड्रेडिक रिएक्शन। ब्रोमाइड हंड्रेडिक रिएक्शन PDF में अच्छे से लिखा हुआ, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ब्रोमाइड हंड्रिक रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होती है, इसके अंदर हम फैटी एसिड का साल्ट लेते हैं। कोई भी आप फैटी एसिड ले लेते हैं, लाइक मैंने सिल्वर का साल्ट ले लिया फैटी एसिड का, उसमें हमने क्या डाल दिया, Br2 डाल दिया। इन द प्रेजेंस हमने क्या डाल दिया, Br2 डाल दिया। कोई भी, ये बेसिकली जो रिएक्शन होती है ब्रोमाइड हाइड्रिक रिएक्शन, ये सिर्फ ब्रोमाइड के लिए, ब्रोमाइन के प्रोडक्ट्स के लिए ही बनाई जाती है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमाइड प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो ये अपना कुछ इस तरीके का जो है अपने को प्रोडक्ट देगा, Br प्लस जो है AgBr अपना बाहर निकल जाएगा, प्लस CO2 यहाँ से। ये जो रिएक्शन इसे क्या बोला जाता है, ब्रोमाइड हंड्रिक रिएक्शन। किसके लिए होती है, क्योंकि ब्रोमाइड के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो रिएक्शन यूज की जाती है उसको बेसिकली हम बोलते हैं ब्रोमाइड हंड्रिक रिएक्शन। अब इसमें हम एक और जनरल बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में जो आता है वो आता है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसके अंदर आपने बहुत सा नाम सुना होगा, फ्रेंकेल रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। इनके मैकेनिज्म भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैकेनिज्म जो है वो अल्कोहल चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम सिंपल डिस्कस करते हैं कि होती क्या है। सबसे पहले हम फ्रैंकलिन रिएक्शन पढ़ते हैं। इसके अंदर जो रिएजेंट लिया जाता है वो NaI लिया जाता है। कोई भी आपकी मेटल के साथ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन की प्रेजेंस में विद हीट, ये रिएजेंट अपना किसका है, फ्रैंकलिन रिएक्शन का रिएजेंट है। मीन्स किसी भी रिएक्शन के अंदर अपने ये रिएजेंट जब भी यूज़ कर दिया, NaI एसीटोन विद हीट हमने यूज़ कर दिया, तो अपने को क्या मिलेगा, आयोडीन मिल जाएगा। हमने बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं हम हैलोजन एक्सचेंज का, क्योंकि हैलोजन क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन बहुत भारी है। इस वजह से ये दोनों रिएक्शन अपन डायरेक्टली नहीं बना सकते। इन दोनों को, क्लोरीन को बना सकते हैं, ब्रोमीन को बना सकते हैं। तो फ्लोरीन को बनाने के लिए हम स्वार्ट रिएक्शन यूज़ करते हैं, आयोडीन को बनाने के लिए हम फ्रैंकलिन रिएक्शन यूज़ करते हैं। क्लियर, पता चल गया आप लोगों को। तो इसमें एक और रिएक्शन आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन के जो रिएजेंट है वो बहुत से रिएजेंट है, जिसमें PDF में सभी लिखे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2-3 जो मुख्य रिएजेंट है वो लिख देता हूँ। AgF, Ag2F2, COF3, AgF3, SbF3 और भी कई रिएजेंट होते हैं, PDF में लिखे हुए, तो आप देख लीजिएगा। इसमें भी हमने क्लोरीन ले लिया और इसके अंदर जब हमने डाल दिया AgF, कोई भी रिएजेंट आप इनमें से यूज़ कर देना, तो आपको क्या मिलेगा, फ्लोरीन का ही प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब वो क्या करेगा, इस क्लोरीन को एक्सचेंज कर देगा, किससे, फ्लोरीन से। इसीलिए इनको बोला जाता है हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स। जैसा कि हमने एक पढ़ा हुआ कि आयोडीन को हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर किसी को याद हो, हम इसको सिंपल एडिशन ऑफ हैलोजन से भी बना सकते हैं, I2 से। लेकिन क्या गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ ये हो जाती है कि जो HI बना, ये एक बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इस रिएक्शन को रिवर्स ले जाएगा। इस वजह से अगर अपने को बनाना है तो अपने को इसमें साथ में क्या डालना पड़ेगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब ये रिएक्शन क्या होगी, बनेगी, वरना ये रिएक्शन सफल ही नहीं होगी।
क्लियर। तो यहाँ पर आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेसिकली कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं आमतौर पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट वही सिमिलर सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, और जैसे जैसे किसी भी चीज़ में ब्रांचिंग होती जाएगी, ब्रांचिंग के साथ जो है बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और फर्स्ट जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, लगभग 4 के आसपास के जितने भी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, फिर लिक्विड फॉर्म में, फिर सॉलिड फॉर्म में। ये जो है बेसिक सी बातें हैं, ये हम हर कोई जानता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें जो पीडीएफ है उसमें लुकास रिएजेंट भी हमने इसी पीडीएफ के अंदर डाल दिया, लेकिन वो अल्कोहल के चैप्टर का है। अगर आप यहाँ भी समझना चाहें तो भी समझा देते हैं, लेकिन अल्कोहल में उसको और ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि जब आपका प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो और टर्सरी अल्कोहल हो। पहली बात तो लुकास टेस्ट होता क्या है, लुकास रिएजेंट होता क्या है। तो कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, ये रिएजेंट क्या बोला जाता है, लुकास टेस्ट का रिएजेंट इसको बोलते हैं। किस लिए होता है, ट्रेसिंग के लिए होता है कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्सरी। जब आप किसी भी चीज़ के अंदर प्राइमरी ये रिएजेंट डाल दोगे, तो अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो उसके अंदर टर्बिडिटी आएगी नहीं, टर्बिडिटी घंटों में आएगी। अगर वो सेकेंडरी होगा तो कुछ मिनट्स के अंदर क्या आ जाएगी, टर्बिडिटी आ जाएगी। और अगर टर्सरी होगा तो वो सेकंड्स के अंदर टर्बिडिटी आ जाएगी। टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन, धुंधलापन सा उसके अंदर कितनी जल्दी आ रहा है। मतलब कोई भी कंपाउंड आपको चेक करना है कि वो उसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो आप ये रिएजेंट डालेंगे, लुकास रिएजेंट। अगर उसके अंदर धुंधलापन जल्दी, टर्बिडिटी जल्दी ही आ जाती है, गाढ़ापन सा जल्दी आ जाता है तो टर्सरी है, सेकंड्स के अंदर आता है तो टर्सरी है, अगर मिनट्स के अंदर आता है सेकेंडरी है, वरना प्राइमरी अल्कोहल है। ये हम अल्कोहल के चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन गलती से मैंने पीडीएफ में इसी चैप्टर में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, इस वजह से मैं इसको यहाँ भी दोबारा से बता देता हूँ। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की। तो कोई भी जो एल्काइल हैलाइड होता है वो बेसिकली किस प्रकार की रिएक्शन करते हैं, वो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई भी जो एल्काइल हैलाइड है वो करता है। क्यों करता है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड के ऊपर बेसिकली क्या पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। नेगेटिव चार्ज किस चीज को शो करता है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इस वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। मींस इसके अंदर कौन रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जिनके ऊपर बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। हम बात कर चुके हैं जब हम जर्नल केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। अब बेसिकली इसका एक जर्नल मैकेनिज्म समझो कि होता क्या है, कि कोई भी RX था उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वो न्यूक्लियोफाइल खुद लग जाएगा। ये आपकी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अब क्या होता है कि टीचर इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, समझो इस चीज़ को। अब इसी रिएक्शन को, ये रिएक्शन है, ये पाथ है, इसी रिएक्शन को होने के दो तरीके हैं, एक है SN1, एक है SN2। कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, आराम से धैर्य से समझेंगे कि कोई भी एल्काइल हैलाइड है उसको अगर ये बनना है तो उसे या तो SN1 का पाथ फॉलो करना हुआ या फिर SN2 का पाथ फॉलो करना हुआ। अब SN1 और SN2 क्या है, SN1 और SN2 है क्या, है न्यूक्लियोफाइल ही, लेकिन अटैक करने की डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो हम अब उन्हें डिस्कस करते हैं कि है क्या। तो उसमें सबसे पहले आप हेडिंग लगाएं SN1 की। SN1 क्या होता है कि SN1 आप समझिएगा, एक मैंने कोई भी जर्नली मैंने एक कंपाउंड ले लिया, लाइक ये अपना कोई भी एक कंपाउंड है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप होगा SN1 का, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्लो और रिवर्सिबल होता है। स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है। इस स्टेप के अंदर क्या हुआ, ये हैलोजन निकल जाएगा यहाँ से और यहाँ पर क्या बना देगा, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन कर देगा। सॉरी एच था ना, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकटाइन बना दिया। अब देखो ये कार्बोकटाइन बनने के बाद अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा SN1 में। न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा, जब कार्बोकटाइन बन चुका होगा। और जिस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कब, जब कौन बन चुका हो, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जब कार्बोकटाइन बन चुका हो। उस रिएक्शन को बेसिकली बोलते हैं SN1, अगर बिल्कुल मोटे मोटे अक्षरों में बताऊं तो आपको। और ये स्टेप होता है स्लो, ये होता है फास्ट।
ध्यान से समझिएगा, इसको वीडियो को बैक करके भी समझिएगा। SN1 और SN2 का डिफरेंस आपको तभी समझ आएगा जब मैं SN2 समझा दूंगा आपको। अब SN1 समझिए, मतलब कि 2 स्टेप में जो रिएक्शन होती है बेसिकली उसे हम क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में हेलोजन जो है आपका, जो भी हैलाइड ग्रुप लगा हुआ था वो हटेगा और कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी, और कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होने के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इस बात को ध्यान से पढ़िएगा, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होने के बाद क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है कि 2 स्टेप में ये रिएक्शन होती है, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है, पीडीएफ में अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। जो फर्स्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, कि अगर फर्स्ट स्टेप जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी ही रिएक्शन होगी। और इसके अंदर बेसिकली हम पढ़े तो ज़्यादा चांस होते हैं कि टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी एल्कोहल के साथ ही रिएक्शन करते हैं। क्यों क्यों करते हैं, टर्सरी के साथ, सेकेंडरी के साथ, प्राइमरी के साथ SN1 होने के चांसेस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि कार्बोकटाइन स्टेबल कौन सा है, ध्यान से इसको कनेक्ट करके चलना कि ये क्यों बोला जाता है। इसको टीचर्स डिफरेंट मेथड से समझाते हैं, मेरा मेथड समझो कि कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी, स्टेबल किसका, टर्सरी का, तो टर्सरी क्या बनेगा, टर्सरी पे SN1 होने के चांस ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कार्बोकटाइन स्टेबल, क्योंकि अब सारा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसका खेल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी किसका खेल है, स्टेबिलिटी का, कौन कंपाउंड स्टेबल है कौन नहीं। तो स्टेबल जोन सा ज़्यादा, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी टर्सरी में ज़्यादा, तो टर्सरी के ऊपर SN1 सबसे ज़्यादा, ठीक है। और किसी भी चीज़ के अंदर अगर कार्बोकटाइन बन जाए तो उसके अंदर रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल है ही, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो ये कुछ SN1 के पॉइंट्स थे। अब हम इसकी एक स्टीरियो केमिस्ट्री भी जान लेते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी होती क्या है, बेसिकली बहुत ही छोटी ही चीज़ है, आप समझोगे तो बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। लेकिन जो मैं स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी बताने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ किस कार्बन के लिए बता रहा हूँ, कायरल कार्बन के लिए बता रहा हूँ। कायरल कार्बन कौन सा कार्बन होता है, वो कार्बन जिसके ऊपर चारों जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट हो। क्लियर? तो मैंने क्या लिया, मैंने एक हेलोजन ले लिया इधर, और एक हाइड्रोजन ले लिया, एक मैंने यहाँ पर PR कुछ भी एक डिनोट कर दिया मैंने, ET मतलब इथाइल ले लिया। तो फर्स्ट स्टेप SN1 का क्या हुआ, स्लो हुआ। क्लियर? तो ये क्या हुआ, ये स्टेप टूटा, H PR और X यहाँ से क्या हुआ, छूटेगा। तो इसको डिनोट करने का मेथड कुछ और है, मैं अगले पेज पे उसको समझाता हूँ कि इस स्टेप के बाद बेसिकली क्या होगा। इस स्टेप के बाद ये होगा कि इसके ऊपर से एक क्या बनेगा, कार्बोकटाइन। और कार्बोकटाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर, मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, H PR और यहाँ ET, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, वेरी फास्टली न्यूक्लियोफाइल अब क्या आएगा, बिल्कुल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को क्या मिल गई, जगह मिल गई, पहले जगह नहीं थी। SN1 के अंदर पहले जगह नहीं बनती, SN2 के अंदर बनती है, बताऊंगा। न्यूक्लियोफाइल अब क्या करेगा, भाग के आएगा और इसके ऊपर अटैक करेगा। अब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो न्यूक्लियोफाइल जिस डायरेक्शन में हेलोजन लगा हुआ था उस साइड, उसी तरफ लग जाए, या फिर दूसरी तरफ लग जाए। पॉसिबिलिटी दोनों है कि भाई या तो जिस तरफ से हेलोजन, जिस तरफ हैलाइड ग्रुप लगा हुआ था, लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, उसी तरफ कौन लग जाए, न्यूक्लियोफाइल, या फिर दूसरी तरफ लग जाए। तो इसके अंदर 2 पाथ फॉलो होते हैं। उसी चीज को समझने के लिए हम आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री समझा रहे हैं कि इसके अंदर 2 पाथ है। अब 2 तरीके से चॉइस है इसके पास, या तो ये क्या करेगा, PRHET सिमिलर, और न्यूक्लियोफाइल जहां से हेलोजन ग्रुप लगा वहीं से निकल गया, वहीं लग गया आगे, या फिर HET सेम जगह पे और न्यूक्लियोफाइल दूसरी साइड लग गया और इसको इस साइड कर दिया। तो इसको बोलते हैं, अगर सेम साइड से लगा तो उसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन। और अगर दूसरी साइड से बोला तो लगते हैं इन्वर्जन। तो आपको पता चल गया कि SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर रिटेंशन भी होती है और क्या होती है, इन्वर्जन भी होती है। और इन दोनों के ही मिक्सर को क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सर। समझ आ रही है ना कहानी कैसे कनेक्ट हो रही है पीछे से, ध्यान से, कि इन्वर्जन और रेसमिक, इन्वर्जन और रिटेंशन के मिक्सर को ही रेसमिक मिक्सर बोलते हैं। और एक बात और थोड़ी ध्यान से इन दोनों स्ट्रक्चर को देख के आपको ध्यान आ रही हो, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, एक का फंक्शनल ग्रुप इधर है, एक का इधर है, तो ये आपस में इन दोनों का रिलेशन क्या है, इनएंशियोमर्स। क्या है, इनएंशियोमर्स। इस चीज को भी समझ के चलना ध्यान से। क्यों? क्योंकि इनएंशियोमर्स क्या होते हैं कि लास्ट कायरल कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन आपस में डिफरेंट हो, तो इनमें डिफरेंट तो है, तो इन दोनों का बीच का रिलेशन क्या है, इनएंशियोमर्स। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हमने अच्छे से समझ ली कि रेसमिक मिक्सर बनते हैं, आपका रिटेंशन हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर?
अब हम पढ़ते हैं SN2, बड़ी ज़बरदस्त रिएक्शन SN2, क्योंकि अब SN2 के बाद ही आपको क्लियर हो पाएगा कि SN1 थी क्या, वरना क्लियर नहीं होगा। अब SN2 क्या होती है कि कोई भी आपका CH3X ग्रुप है, ये हमने कोई भी एक हैलाइड, मैंने क्या ले लिया, मीथेन हैलाइड ले लिया, मीथेन का कोई ग्रुप था। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, पहली बात तो वो 2 स्टेप रिएक्शन थी, 1 स्टेप रिएक्शन है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये X पहले छोड़ के नहीं जाएगा, आपने वहां देखा हो तो वहां पे X पहले छोड़ के चला गया था, कार्बोकेटाइन बन गया था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पहले आ जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल अगर ये छोड़ के नहीं जा रहा तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है स्लाइटली, तो ये ऐसा तो नहीं है भाई इसको इधर ही आने दे ना, ये तो इसका विद्रोह करेगा, तो विद्रोह करेगा तो ये किससे आएगा, पीछे वाले दरवाजे से आएगा और इसको मारेगा लात और ये अपना बॉन्ड बना लेगा। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट, वहां क्या था, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, यहाँ क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट। क्यों अगले दरवाजे से नहीं आ रहा, पिछले दरवाजे से क्यों आ रहा है, क्योंकि अगले दरवाजे पे भी नेगेटिव चार्ज बैठा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर लेगा, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से आएगा और पीछे से इसके साथ क्या बनाने की कोशिश करेगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और आगे वाला बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड होगी ब्रेकिंग, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर। तो ये जो स्टेट है इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ TS से। क्लियर। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जब कोई नए बॉन्ड बन रहे होते हैं या पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, उसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट को स्टेप्स में नहीं काउंट किया जाता है, कोई बंदा अपना दिमाग ना लगाए कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आए तो 3 स्टेप हो गए, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट को काउंट नहीं किया जाता है। तो अब डायरेक्ट क्या बन गया अपना, CH3 और न्यूक्लियोफाइल। बोलो जय माता दी। आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल SN1 और SN2 का जमा बेसिक से बेसिक सिखाया है यार, कि SN1 और SN2 कैसे होती है जमा, कि एक स्टेप रिएक्शन है ये, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वहां पर क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन। क्यों बनती है ये भी बता दिया, क्योंकि X ग्रुप नहीं छोड़ता, वहां पे X ग्रुप छोड़ देता है पहले, यहाँ पे X ग्रुप नहीं छोड़ रहा, X ग्रुप नहीं छोड़ रहा, तो ये पिछले दरवाजे से आएगा इसको लात मारेगा, आउट करेगा और अपना बॉन्ड बनाएगा। क्लियर। और इसके अंदर अगर कार्बोकेटाइन नहीं है तो किसी प्रकार की रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी, और इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के ऊपर क्या होता है, बढ़िया माना जाता है। अब ये पूछ लिया जाए कि सर टर्सरी तो हमने देख लिया है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, यहाँ पे प्राइमरी में सबसे ज्यादा SN1 की होती है, क्योंकि टर्सरी के अंदर क्या हो जाएगा, कौन सा फैक्टर काम करेगा, सिट्रिक हिंड्रेंस। क्यों, क्योंकि अगर पूरा बड़ा ग्रुप होगा, टर्सरी का बड़ा ग्रुप होगा, प्राइमरी का छोटा, तो अगर वो अपने पूरे ग्रुप को उठा के लेके आएगा तो स्ट्रीक हिंड्रेंस तो होगी ना, और ये अपना छोटा ग्रुप को लेके आएगा तो छोटे ग्रुप के अंदर स्ट्रीक हिंड्रेंस कम होगी। क्लियर। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना मेरा गारंटी है कि SN1 और SN2 आपको इससे बेहतर समझ नहीं आ सकती। मेरा मानना यही है कि जब तक X ग्रुप आपका नहीं छोड़ेगा वो SN2 होगी, और X ग्रुप छोड़ के कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी वो SN1 होगी। सारे डिटेल पॉइंट PDF में लिखे हुए हैं। अब हम कुछ बात करते हैं लाइक एम्बीडेंटेंट। एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं, एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, 2 नंबर में मार्क्स में पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा हुआ है कि एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसमें क्या हो, दोनों साइड से एबिलिटी हो किसकी, बॉन्ड बनाने की। यहाँ C भी बना सकता है, N भी बना सकता है, दोनों क्या बना सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। उसी प्रकार के उसी न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। कुछ हम इसमें बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियोफाइल है लाइक AgCN हो गया, KCN हो गया, AgNO2 हो गया और KNO2 हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। इनको हम जो है बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे रिएक्शंस इनकी नहीं होती, कैसे कैसे ये दंगे अपने करते हैं और कैसे कैसे काम ये अपना करते हैं, पूरी डिटेल में समझेंगे। कोई भी RX है उसके अंदर जब भी आपने डाल दिया KCN, क्या डाल दिया आपने, KCN, SN2 होगी, इतना मान के चलो SN2 होगी। अब एक और देखो SN1 और SN2 कब होती है न्यूक्लियोफाइल, अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाए तो जिसके अंदर परफेक्ट चार्ज है, कंप्लीट चार्ज है जिसके अंदर, उसके अंदर बेसिकली SN2 ही होगी। मान के चलो लाइक CN के अंदर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, जिसके अंदर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं है और वाटर है, अल्कोहल है, कोई ना कोई लिक्विड चीज है, उसमें क्या होगा, अमोनिया है, ये सारे क्या है लिक्विड पदार्थ, उनमें बेसिकली SN1 होती है। और जितने भी कंप्लीट नेगेटिव चार्ज हैं उनके अंदर बेसिकली SN2 होती है। कोई अपना दिमाग ना लगाए कि पॉजिटिव चार्ज हो गया तो फिर न्यूक्लियोफाइल क्या, वो तो इलेक्ट्रोफाइल है, अपना दिमाग न लगाए। क्लियर कि मैं नेगेटिव चार्ज क्यों बोल रहा हूँ।
ठीक है। तो RCN, अगर RCN यूज हो तो RCN के अंदर करते क्या है, RCN के KCN, RX है और KCN अपने डाल रखा है, तो इसके अंदर जो बॉन्ड टूटेगा ना वो CN डायरेक्टली बना लेता है। लेकिन RX के अंदर जब भी आपने डाल दिया AgCN, ध्यान से KCN AgCN फर्क है, SN2 ही होगी, लेकिन बॉन्ड कौन बनाएगा, NC। यहाँ और यहाँ फर्क है, क्यों है वो सुनिएगा। ये जो है इसके अंदर एक कंप्लीट चार्ज आता है, अगर C और KCN टूटेगा ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये N को मौका ही नहीं देगा जाने का, तो ये C खुद जाके बॉन्ड बना लेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ Ag है CN है, ये टूटेगा ही नहीं क्योंकि इसके ऊपर भी बराबर का चार्ज है, इसके ऊपर भी बराबर का, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये दोनों आपस में कोलैब नहीं होने देंगे क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग बन जाएगी। तो ये C के N क्या कहेगा, भाई तुम अपना कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाओ और मैं जाकर इसके साथ इस साइड से बॉन्ड बना लेता हूँ। इन दोनों में ये डिफरेंस है। सिमिलर KNO2 और AgNO2 के अंदर भी है कि RX के अंदर जब भी आपने क्या डाल दिया, KNO2 डाल दिया, तो वो क्या बनाएगा, RONO बनाएगा। वही सेम रीजन कि उसके अंदर KNO इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, जिस वजह से क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और RX ये आपको याद भी रखनी है भाई, ये रिएक्शंस आपको याद ही रखनी पड़ेगी क्योंकि भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं। क्लियर। इसमें KCN में CN बॉन्ड बनाएगा, AgCN में N बनाएगा और KNO2 में ONO बनाएगा और इसके अंदर RNO2 बनाएगा। ये 4 रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस डाल लीजिए। क्लियर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल भी आप लोगों की क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं आप लोगों के एनर्जी डायग्राम्स, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी डायग्राम्स। SN1 के एनर्जी डायग्राम और SN2 के एनर्जी डायग्राम। आप लोग 1 मिनट में आंसर दे देंगे, आप लोग 1 मिनट में आंसर दे देंगे अगर आप लोगों ने SN1 और SN2 समझ आ गई होगी। तो मेरे को सबसे पहले अपने आप फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देख के बोलिए कि SN1 के अंदर कितने स्टेप होते हैं और SN2 के अंदर कितने स्टेप होते हैं। टाइम ले लिया मैंने, एनर्जी ले ली इस रिस्पेक्ट में, इधर मैंने क्या ले ली, एनर्जी। अगर 2 स्टेप होते हैं तो पहला स्टेप क्या था, स्लो, पूरा चढ़ेगा। क्यों, क्योंकि स्लो स्टेप ऑफ फॉर्मेशन के अंदर जब भी SN1 के अंदर बॉन्ड टूटेगा तो उसके एनर्जी जाएगी, तो एनर्जी पूरी जाएगी एक बार और फिर एक बार नीचे आएगी। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि ये 2 किस प्रकार से बने, क्यों, क्योंकि 2 स्टेप हो रहे हैं उसके अंदर। क्लियर। ये रिप्रेजेंट करता है इंटरमीडिएट को, किसको, इंटरमीडिएट को, कि इंटरमीडिएट क्या है। ये जो साइन होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरमीडिएट को। और ये जो ऊपर वाले होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेप्स ऑफ रिएक्शन को, कि स्टेप्स क्या है, या फिर एक अलग भाषा में बोलूँ तो ट्रांजिशन स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कितनी बार में कितनी तरीके से फॉर्मेशन हो रही है रिएक्शन की। SN1 के, ये किसका है, SN1 का है ये डायग्राम। क्लियर। पहले ज़्यादा क्यों थी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप स्लो था, सेकंड फास्ट था। क्लियर, फर्स्ट बड़ा इस वजह से होता है। और SN2 की अगर मैं बात करूं तो SN2 के अंदर डायरेक्टली इस तरीके से जाएगा, बम्बार्ड। यहाँ RX था, यहाँ सीधा आपको न्यूक्लियोफाइल ही बना दिखाई देगा। क्लियर, इसको बोलते हैं, यहाँ जो होती है इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट सबसे हाई एनर्जी पे मिलती है, कभी भी मिलेगी ना तो ट्रांजिशन स्टेट सबसे हाई एनर्जी पे मिलेगी और सबसे लो एनर्जी पे आपको स्टेबल। क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ में आज सूत्र दे देता हूँ, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेस एनर्जी। जिसके पास कम एनर्जी होगी ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा। एक तरीके से सोच लो, जिसके पास कम पैसे होते हैं ना वो ज़्यादा उड़ता नहीं है, और जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो ज़्यादा उड़ता है। इस तरीके से समझ के आप समझ सकते हो। क्लियर। लेस एनर्जी स्टेबल एनर्जी का मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया एनर्जी लेवल डायग्राम से, SN1 SN2 का। आप इस चीज़ से भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसका जो डिटेल मैकेनिज्म है वो आपको ईथर की वीडियो, एस्टर की वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम बता देते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर के लिए इसको रिएक्शन को यूज़ किया जाता है। एक जर्नल मैकेनिज्म बता देता हूँ क्या होता है, क्योंकि मैंने PDF में इसको लिख दिया है तो आपको बताना ज़रूरी है। इसको मैंने इस तरीके से लिखा, RX कोई भी हैलाइड था उसके अंदर OR डाला तो आपको क्या मिल जाएगा, OOR, ये आपको कंपाउंड मिल जाता है। अगर आप रिएक्शन करते हो X नेगेटिव आपका डल जाता है। जब आपने अल्काइल हैलाइड के अंदर कोई भी OR कंपाउंड डाला तो आपको एक क्या मिलेगा, S मिल जाएगा और ये आपका आउट हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टिपिकल टॉपिक जो बहुत ही मुश्किल है, कई बार समझ में भी नहीं आता, हम उसको और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर।
क्या होता है न्यूक्लियो, अब मैं कहीं पे भी न्यूक्लियोफिलिसिटी को सीधा n से रिप्रेजेंट करूँगा, समझ लेना, इतनी बड़ी स्पेलिंग दोबारा नहीं लिखूँगा। कि पहली बात तो कितनी भी ज़्यादा सिट्रिक हिंड्रेंस हो, सिट्रिक हिंड्रेंस SH मतलब सिट्रिक हिंड्रेंस, जितनी कम सिट्रिक हिंड्रेंस हो, लेस है ये, लेस सिट्रिक हिंड्रेंस, न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा, उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी की उतनी ज़्यादा क्या होगी, ताकत होगी। दूसरी बात और सुनो कि कोई भी अपना ही ग्रुप हो, जैसे H2O है और OH है और नेगेटिव है, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक के ऊपर चार्ज नहीं है, एक के ऊपर चार्ज नहीं है, तो कौन सा गुड न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसके ऊपर चार्ज होगा वो क्या होगा, गुड न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा। क्लियर। जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। इसको बात को भी समझ लीजिए। साइज जितना होगा, इस साइज के कंसेप्ट को यहाँ मत समझिए, एक इतना अंदाजा लगा लीजिए, कोई सी भी चीज़ का अगर साइज बड़ा होता है तो वो न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा होता है, साइज बड़ा होता है तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा होता है। इसको मैं आपको सोलवेंट के कंसेप्ट में से समझाऊंगा कि साइज बड़ा होता है न्यूक्लियोफाइल अच्छा क्यों होता है, समझिएगा एक बार, इसको भी समझाई देते हैं। चलिए, FCl, Br और आयोडीन, ये है पूरी सीरीज। अब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, अगर आयोडीन का साइज बड़ा है तो ये जल्दी क्या कर सकेगा, रिमूव हो जाएगा, जल्दी लीव कर देगा, ये जल्दी क्या कर जाएगा, वहां से छुट्टी पा लेगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। अब साइज बड़ा है और ये अगर छुट्टी पा लेगा तो बड़ा होने के कारण ये क्या है, स्टेबल भी जल्दी हो जाएगा। और स्टेबल किसी भी कंपाउंड को अगर लिविंग ग्रुप है वो स्टेबल हो जाता है, तो इससे बड़ी बात ही है, अगर स्टेबल हो गया, इस वजह से हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का अगर साइज बड़ा होता है तो भी क्या होता है, वो मतलब किसी भी कंपाउंड का अगर साइज बड़ा होता है वो गुड न्यूक्लियोफाइल माना जाता है। अब इसको हम समझते हैं एक बेहतरीन कंसेप्ट सोलवेंट के साथ में। और सोलवेंट बेसिकली दो होते हैं, सोलवेंट बेसिकली दो होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर जिसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, पोलर जिसके अंदर थोड़ा बहुत चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। पोलर होते हैं दो प्रकार के, पोलर प्रोटिक, प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। ध्यान से सुनिएगा दोनों के बारे में, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं बच्चों को इन चीज़ों के ऊपर, इस चीज़ में समझ के चलना भाई, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक के अंदर क्या और क्या नहीं है। पोलर प्रोटिक को मैं P से रिप्रेजेंट करता हूँ, पोलर एप्रोटिक को PA से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्लियर। पोलर प्रोटिक को अगर एक जनरल भाषा में आपको कभी भी डिफाइन करना हो तो आप क्या कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब भी हाइड्रोजन मिलेगा तो जनरली पोलर प्रोटिक ही होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ आपको कभी भी क्या नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल सर एसीटोन, एग्जाम्पल इसका H2O RO, और भी कई होते हैं इसके एग्जाम्पल, आपको बुक्स में बहुत मिल जाएंगे। DMF होता है, DSF होता है, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो एक जनरल भाषा में बता दिया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन है, कनेक्ट है, तो वो पोलर प्रोटिक है, और कनेक्ट नहीं है तो वो क्या है, जनरली पोलर एप्रोटिक है। तो ये सोलवेंट। और सोलवेंट होता क्या है सर, सोलवेंट मतलब कि जिसके अंदर कोई भी चीज़ घुलती है, डिजोल्व होती है, सोल्यूट जिसके अंदर मिलते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट के बाद में, जिसपे मैं 3 कंपाउंड लिख लेता हूँ आपके सामने, CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव और OH नेगेटिव। इसको समझ के आप मेरे को इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर भी और खुद स्क्रीन के ऊपर भी, इस चीज़ का जवाब आप सब लोग ही करेंगे। अब देखिएगा लेफ्ट टू राइट के अंदर हम बात करते हैं दो मुद्दों पर। एक में हम लेते हैं पोलर प्रोटिक सोल्वेंट, एक में लेते हैं पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट। क्वेश्चन यही है, एक बार मैंने इसे पोलर प्रोटिक में डाला, एक बार पोलर एप्रोटिक में डाला। क्लियर। तो आपको इसका पता है साइज क्या है इसका, लार्ज, इसका साइज क्या है, स्मॉल। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते समय साइज डिक्रीज होता है। इसका कार्बन का एटम का साइज लार्ज है, इसका साइज स्मॉल है। तो जब कोई भी स्मॉल एटम है, ये फ्लोरीन, पोलर प्रोटिक मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन मतलब पानी होगा उसके अंदर, तो ये वाटर क्या कर लेगा, उसे सॉल्वेशन के अंदर उसे घेर लेगा, घेर लेगा, घेर लिया मैंने, H2O H2O H2O, इस तरीके से H2O 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 इसने घेर लिया। एक इसने घेर लिया CH3 नेगेटिव को, एक इसने घेर लिया CH3 नेगेटिव को, बोला भाई जाना ही नहीं देंगे तेरे को, H2O H2O से घेर लिया। अब मेरे को ये बताओ कि छोटे वाला इससे जल्दी छूटेगा या बड़े वाला जल्दी छूटेगा,
पोलर प्रोटिक मतलब वाटर के अंदर हमने क्या डाला, फ्लोरीन डाला जिसका साइज छोटा था, और HCH3 डाला जिसका साइज क्या था, बड़ा था। तो ऑफ कोर्स जिसका साइज बड़ा होगा वो जल्दी क्या कर जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा इसको, ये इससे जल्दी जा नहीं पाएगा, इधर जाएगा तो ये कहेगा जा इधर चल, ये इसको जाने ही नहीं देगा। क्लियर, पोलर प्रोटिक के अंदर। तो इधर क्या ये ऑर्डर आएगा इसका, इधर ऑर्डर आएगा कि जो बड़े वाला है NH2 नेगेटिव और OH नेगेटिव और फ्लोरीन नेगेटिव, ये क्या आएगा, इसका ऑर्डर आएगा किसका ऑर्डर आया है सर, ये न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफिलिसिटी का, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा आएगी इसकी कम आएगी। लेकिन एज एक्सेप्ट देखें ना तो चार्ज किसके ऊपर ज़्यादा है, फ्लोरीन के ऊपर है, CH3 के ऊपर नहीं है। तो इसको किस कंसेप्ट से समझा है ना हमने, सोल्यूशन से समझा, लेफ्ट टू राइट में सोल्यूशन जब हमने पोलर प्रोटिक में डाला, पोलर प्रोटिक के अंदर डाला, पोलर प्रोटिक मतलब वाटर ने इसको चारों तरफ से घेरा, इसका साइज छोटा था ये मूव नहीं कर पाया, इसका साइज बड़ा था ये मूव कर गया, इस वजह से इसकी क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। अब मूव करेगा तभी तो वो उसके ऊपर अटैक करेगा, अगर मूव ही ना कर पाए, अगर मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया और अपना न्यूक्लियोफाइल मूव ही नहीं कर पा रहा, तो फायदा ही क्या उसका, वो क्या नहीं कर पाएगा, अटैक ही नहीं कर पाएगा। अगर मूव करेगा तभी तो अटैक करेगा। तो ये ऑर्डर आ गया जब पोलर प्रोटिक के अंदर लेफ्ट राइट में हमने डाला है। पोलर एप्रोटिक के अंदर समझते हैं, पोलर एप्रोटिक के अंदर हमने कोई भी सॉल्वेंट डाला, तो पोलर एप्रोटिक के अंदर इसी ऑर्डर को, इसी चीज़ के ऑर्डर को समझते हैं कि जब भी साइज छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसके अंदर रिपल्सन ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक को ऑलवेज हम किससे समझेंगे, साइज से, और इसको हम समझेंगे रिपल्सन से। समझाता हूँ कैसे रिपल्सन से समझेंगे इसे। पोलर एप्रोटिक का मतलब क्या है कि साइज उसका छोटा है। अब हम इसमें साइज जिसका छोटा होगा उसको चार्ज डेंसिटी बड़ी कैसे होती है इसको समझिएगा। आप कोई लीजिए, अपनी एक रोटी की एक बुड़की ले लीजिए, रोटी लीजिए, उसकी एक टुकड़ा ले लीजिए, एक पूरी बड़ी रोटी ले लीजिए, दोनों के ऊपर घी डालिए, दोनों के ऊपर समान घी डालिए, तो आपको घी ज़्यादा किस में लगेगा, छोटी वाली में। बड़ी वाली में आपको जो घी है वो कम लगेगा, बड़ी वाली में जो आपको मात्रा लगेगी घी की ऐसे लगेगा भाई कम है, और छोटी में कम। तो इसी वजह से जिसका साइज छोटा होता है उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्लियर। तो जब भी आपका पोलर एप्रोटिक के अंदर आएगा तो पोलर प्रोटिक डाल दिया तो वाटर का कंसेप्ट आएगा, और इसके अंदर वाटर है नहीं, तो इसके अंदर जो ऑर्डर आता है वो ये आता है, मतलब ऑर्डर रिवर्स हो गया। किसका, जो पोलर का था उससे रिवर्स किसका हो गया है, पोलर का। क्यों, क्योंकि रिपल्सन साइज जिसका छोटा उसके अंदर क्या होगा, रिपल्सन मैक्सिमम, और रिपल्सन मैक्सिमम मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी मैक्सिमम। न्यूक्लियोफाइल वो कितना है उतना ही बढ़िया, क्योंकि जब तक उसको रिपल्सन नहीं मिलेगा, SN2 रिएक्शन। अब इसमें एक कंसेप्ट और बता देता हूँ आपको कि पोलर प्रोटिक के अंदर क्या होता है, SN1 रिएक्शन होती है, और पोलर एप्रोटिक के अंदर जनरली SN2 रिएक्शन होती है। SN2 रिएक्शन को क्या चाहिए, रिपल्सन। जितना स्ट्रॉन्ग अगर वो रिपल्सन कर पाएगा, ध्यान से देखिएगा, जितना स्ट्रॉन्ग वो रिपल्सन कर पाएगा, जितना स्ट्रॉन्ग वो रिपल्सन कर पाएगा उतना ही वो तो क्या कहलाएगा। अब देखो इसको तो यहाँ से छूट के जाना है, इसलिए इसका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा, SN1 के केस के अंदर। लेकिन SN2 के केस के अंदर आपको क्या होना चाहिए, SN2 का जब भी आप केस डिस्कस करेंगे, SN2 को के केस में ये इधर आएगा, ये जब तक इसको रिपल्सन नहीं देगा, जब तक इसको रिपल्सन नहीं देगा तब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो बॉन्ड टूटने के लिए रिपल्सन मैक्सिमम होना चाहिए, और रिपल्सन मैक्सिमम होगा तो न्यूक्लियोफाइल बेस्ट होगा। तो SN1 के अंदर हम बेसिकली क्या डालते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं जब अभी अपने को क्या करवानी हो, SN1 रिएक्शन करवानी हो। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जब डालेंगे जब अपने को SN2 रिएक्शन करवानी हो। इसीलिए मैंने बोला था कि अल्कोहल और वाटर वगैरह जो पानी वाली चीज़ होती है, लिक्विड फ्लूइड होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, SN1 रिएक्शन होती है। वो इसी वजह होती है क्योंकि उसके अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्लियर। तो ये पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक का भी आपको समझ आ गया इन द केस लेफ्ट टू राइट। अब टॉप टू बॉटम की भी बात कर लेते हैं सर, टॉप टू बॉटम, क्योंकि टॉप टू बॉटम में तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। अब टॉप टू बॉटम के अंदर क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा पोलर प्रोटिक है ये केस, और ये केस क्या है, पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक केस में जितना जिसका साइज बड़ा होगा उतना ही वो क्या होगा, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। ये आप पोलर प्रोटिक के लिए एक जमा जो है रामबाण मान सकते हैं। और पोलर एप्रोटिक के लिए जिसका साइज जितना छोटा वो उतना ही बड़ा न्यूक्लियोफाइल, जिसका साइज जितना छोटा उतना ही बड़ा न्यूक्लियोफाइल। किसमें, पोलर एप्रोटिक में। पोलर प्रोटिक में उल्टा साइज से, और किससे, साइज से ही समझा दिया दोनों को। क्लियर है, साइज से समझ लो, कोई याद करने का दिक्कत नहीं भाई। जिसका साइज बड़ा
पोलर प्रोटिक में वो वाटर से जल्दी लड़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल बेस्ट, और जिसका उसके अंदर पोलर एप्रोटिक के अंदर वाटर होता नहीं है तो उसको क्या चाहिए, साइज अपना छोटा चाहिए ताकि चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम हो सके। चार्ज डेंसिटी से क्या हुआ, रिपल्सन ज़्यादा हुआ, रिपल्सन से क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल बेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि उसे SN2 रिएक्शन कर दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए भाई। इसके बाद आपको जो है यूनिमोलिकुलर होता है, ये कुछ डिफरेंसेस है आपके पीडीएफ के अंदर लिखे हुए हैं। SN2 ये यूनिमोलिकुलर होता है, ये बाईमोलिकुलर होता है। क्या होता है, यूनी और बाईमोलिकुलर, वहाँ पे समझ लेना। टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ये मैंने बता दिया क्यों होता है। और इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें रीअरेंजमेंट होती है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती है, इसमें मिक्सिंग और रेसमिक मिक्सर बनता है, इसमें सिर्फ इन्वर्जन मिलता है। सॉरी भाई, एक कंसेप्ट रह गया, ध्यान दिमाग से उतर गया। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ भाई। SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री तो हमने जानी नहीं, आपके दिमाग में भी नहीं आया होगा, आया तो आप बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे। SN2 लाइक हमने यहाँ पे कोई भी ले लिया, मैंने यहाँ पर ले लिया CH3 ले लिया, यहाँ पे मैंने ET ले लिया, यहाँ पे मैंने PR ले लिया, यहाँ पे मैंने कोई भी अपना हेलोजन ग्रुप ले लिया, मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगाया। अब न्यूक्लियोफाइल SN2 के अंदर करेगा रिएक्शन पीछे की तरफ से। अब जब भी ये पीछे की तरफ से करेगा तो किस साइड ऐड होगा, हमेशा पीछे की तरफ ही ऐड होगा। ये क्या होगा, अगर देखो उसके अंदर तो दो चांस थे, सामने से ऐड हो सकता था, पीछे से। अब तो ये अटैक ही पीछे से कर रहा है तो लगेगा कहाँ पर, पीछे की तरफ ही आके ये लगेगा। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। जो पीछे की तरफ जो क्या कर दे, रिएक्शन के फेज को ही बदल दे। मतलब अगर वो इस तरीके से पेन रखा हुआ था और इसको मैंने इस तरीके से रख दिया तो वो कैसी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन थी। ऐसा जो है एक डिफरेंस ये भी होता है SN1 और SN2 के अंदर कि SN1 के अंदर जो है बेसिकली आपको रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों मिलते हैं, इसके अंदर सिर्फ आपको इन्वर्जन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। इसके अलावा इसमें कुछ भी चैप्टर में बचता नहीं है अब तो, लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, वो आपको पीडीएफ के अंदर दे दी गई है। इसमें एक रिएक्शन है जो मैं खुद करवा रहा हूँ, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। आपको भी पता होगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन कब होती है, जब क्या डाल दिया जाए, KOH डाल दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। KOH ये रिएजेंट होता है। क्या होता है सर, ये बेसिकली होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, BrH प्लस KOH, अगर हमने ये रिएजेंट डाल दिया तो वो क्या करेगा, अल्फा पोजीशन से H उठा लेगा, बीटा पोजीशन से Br उठा लेगा, तो उसको क्या बना देगा, एक एल्कीन बना देगा। ये एल्कीन की चैप्टर में हमने बहुत डिटेल से पढ़ी हुई है। कुछ और रिएक्शन भी हो डायरेक्ट आपको याद रखनी पड़ेगी ना, उसका कोई मैकेनिज्म है, पीडीएफ के अंदर वो सारी लिखी हुई है। वीडियो लेंथी और इस वजह से मैं उसे करवा नहीं रहा। पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा टेलीग्राम से भी और क्रोम से भी, आपको वो अच्छे से मिल जाएगी। क्लियर है। और एक और इम्पोर्टेंट बात सुनिएगा जाते जाते कि SN2 जिसके अंदर होती है और SN1 जिसके अंदर होती है, ऐसा नहीं है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर आपने न्यूक्लियोफाइल ऐड किया तो वो सिर्फ क्या करेगा, SN1 या SN2 ही करेगा, वो एलिमिनेशन भी कर सकता है। इसको हम अगली वीडियो के अंदर और डिटेल से पढ़ेंगे, जब हम आपको अराइल हैलाइड्स पढ़ाएंगे उसके अंदर और डिटेल से बताएंगे कि SN1 के अंदर जो है बेसिकली E2 रिएक्शन होती है और इसके अंदर बेसिकली E1 रिएक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर आपने न्यूक्लियोफाइल डाला तो वो सिर्फ SN1 ही करेगा या SN2 ही करेगा, वो E1 भी कर सकता है, E2 भी कर सकता है। E1 और E2 की जो कंडीशंस है वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होती है। अगर SN2 का ऑर्डर टर्सरी, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है तो E1 का ऑर्डर जो होता है वो ये होता है। अगर E1 का ऑर्डर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होता है, सॉरी SN1 का, तो E2 का जो होता है वो इस तरीके का होता है। इसको भी हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के अंदर मैंने बिल्कुल हल्की सी इसके बारे में बताया है। तो आशा करता हूँ भाई आपको ये वीडियो पसंद आई तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।